चल रहा है इस समय वो ट्रेडिशन ये है कि एनसीईआरटी से 3 से 4 साल का पेपर दे देंगे तो एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पेपर आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आपके लिए किस ऐसे तो बच्चे पूछते हैं किस बुक से पढ़ा जाए। सबसे बेसिक बुक क्या है, एनसीईआरटी है। जितनी बार इसको पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए इसको, ठीक है, जितनी बार पढ़ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बुक बहुत बेसिक है, बाकी जो यहाँ पढ़ाया जाएगा वो सफिशिएंट है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो इस बुक से पढ़िए। लेकिन पहले इस बुक से मत पढ़ के आइए, इस बुक से फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आएगा। मैंने पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया, यहाँ पढ़ाने के बाद आप घर जाइए तब बुक को पढ़िए, ठीक है, तब आपको लाइन समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट वे में एनसीईआरटी लिखी गई है और एक एक लाइन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक एक लाइन से आता है क्वेश्चन। इसीलिए एक एक लाइन को इसको जितनी बार पढ़ सके उतनी बार पढ़िए और समझिए उसको, समझ करके उसमें से क्वेश्चन जो बन सकते हैं। खाली रीड करना आपका इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आप पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन उसमें से अराइज हो सकते हैं, वैसे हम बताएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। आप भी पढ़िए, जो आपको लगे उसमें नोट करते रहिए कॉपी में। समझ में आ रहा है? मेन चीज़ है ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिए। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेसिक बुक है। बाकी साइड बुक में आप कोई भी देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप एनटीजी का फिंगर टिप्स आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू करने के लिए पढ़िए कम, एमसीक्यू ज़्यादा लगाइए। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते तो हैं बट वो एमसीक्यू कम लगाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा, ठीक। इस तो देखिए ये जो चैप्टर स्टार्ट जो एनसीईआरटी नई वाली है इस समय, उसमें सिलेबस में कुछ चैप्टर 3 चैप्टर आई थिंक जो है क्लास 11 से और 3 चैप्टर नियर और 12 से डिलीटेड हैं, लेकिन और कुछ चैप्टर्स में कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं सीबीएसई बोर्ड से। लेकिन अभी एनटीए का जो ऑफिशियल हुआ है नोटिफिकेशन, तो उसमें पता लगेगा कि उन्होंने वो चैप्टर रखे हैं कि नहीं रखे हैं। तो आपको अभी पूरा पढ़ना है, ठीक है, होल पढ़ना है। वो आ जाएगा, उस हिसाब से आप बाद में छोड़ सकते हैं। जो पहला चैप्टर है उसमें द लिविंग वर्ल्ड है। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा बोरिंग कह सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी लगती हो, ठीक है। प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, डाइवर्सिटी वाला टॉपिक है, समझ में आ रहा है। वो थोड़ा सा क्या है, रटने वाला पोर्शन है, थोड़ा सा कम समझ में हो सकता है, लेकिन उसको आप मेहनत करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। इससे आपको पीछे नहीं हटना है कि ये स्टार्टिंग का समझ में हो सकता नहीं आ रहा, हो सकता है कम समझ में आए, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको बेटर समझाने की, क्योंकि ये स्टार्टिंग में बायोलॉजी में उठा करके वो पहले ही रख दिया गया है। ऐसा एरिया जो बच्चों को खराब लगता है उठा करके पहले ही रखा है उन्होंने, समझ में आ रहा है। हाँ, बाकी सब आगे प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप रियलाइज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी में, तुरंत समझ में आता है। बाकी सब सही है, टोटल पूरी बायोलॉजी। ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर थोड़ा सा रटने वाले, ठीक। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं द लिविंग वर्ल्ड से। जो मैंने आज बताया ये मेरी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पढ़ाई को ऑनेस्टी से करना है, बहुत मेहनत करना है। सर बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछा कीजिएगा। बीच बीच में आपको देखिए पढ़ने से ज़्यादा मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम आपको बीच बीच में मोटिवेशन देते रहेंगे, लेकिन आपका जो काम है वो आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, बोर नहीं होने देंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ाया क्या उसके पहले थोड़ा सा उसका ओवरव्यू लेके आया करिए, चाहे बुक से पढ़ लीजिए, सबका कम समझ में आए लेकिन कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता, विभिन्नता। ये पूरा आपका यूनिट का है, ये पूरा यूनिट है, ठीक है। इसमें जो चैप्टर है फर्स्ट वो क्या है, लिविंग वर्ल्ड। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इस चैप्टर में आपको ये जानना है कि लिविंग की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं, ठीक है। व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, एक जीवित की प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद आपको टैक्सोनॉमी पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और लास्ट में टैक्सोनॉमिकल एड्स दिए हुए हैं उसको पढ़ना। ये 3 चीज़ें हैं पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक चीज़ और। देखिए ये जो एनसीईआरटी बुक में ये जो कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यहाँ पर प्रीफेस दिया होता है, ये साइंटिस्टों के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है,
ठीक है। तो मैं इसको चैप्टर में स्टार्टिंग में यहाँ से बता रहा हूँ। इस वाले पेज पर आपको अर्नेस्ट मेयर एक साइंटिस्ट हैं, अर्नेस्ट मेयर, उनके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उनके बारे में क्या क्या पॉइंट बनते हैं और क्या थे वो साइंटिस्ट, देखिए पहले उनके बारे में देख लीजिए। अर्नेस्ट मेयर, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के थे। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के थे, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी के थे और ये हॉलैंड यूनिवर्सिटी, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है ये, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। वहाँ पर क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा वर्क किया था। ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी में देखिए पॉइंट बना करके पढ़ना चाहिए। मैटर जो होता है एनसीईआरटी है वो साइड को जो मैटर देती है पैराग्राफ में देती है। ठीक है, पॉइंट में रे डायग्राम में तो आसानी से माइंड में सेट हो जाए। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। इसके बाद में तो क्वेश्चन ये आता है कि ही वाज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं। ठीक है, ये 20वीं शताब्दी के क्या हैं, डार्विन थे, अब नहीं है ये 2004 में एक्सपायर करके 100 ईयर सर्वाइव किए थे, 100 साल जिए थे। ठीक है, तो इनको ये क्वेश्चन आता है कि वाज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नेस्ट मेयर क्यों बोला जाता है, क्योंकि डार्विन जो थे, डार्विन उन्होंने थ्योरी दिया था डार्विन के बारे में। सवाल की थ्योरी, डार्विन की थ्योरी सबने पढ़ा होगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन था। एक तो डार्विन ने जो इवोल्यूशन पर काम किया था वैसे ही उतना ही इवोल्यूशन पर काम, हालांकि इन्होंने वो थ्योरी नहीं दिया था जो डार्विन ने दिया था, बट इवोल्यूशन पर इन्होंने भी बहुत काम किया। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। एक्चुअली डार्विन जो थे वो किस सेंचुरी में थे, 19th सेंचुरी में। ठीक है, ये 20वीं शताब्दी के क्या है, डार्विन है, 20वीं शताब्दी के ये डार्विन थे। ठीक जी, डार्विन ने 19वीं शताब्दी में अपना सारा काम किया था, इवोल्यूशन पर काम किया था। उन्होंने 20वीं शताब्दी में वैसे ही इवोल्यूशन पर बहुत ज़्यादा वर्क किया, तो इनको डार्विन की तरह से माना जाता है। समझ में आया, ये हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि इनको एक उपाधि दिया गया था। ठीक है, उपाधि का मतलब अलेक्जेंडर एगेस, ये है एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए कि इनको एक टाइटल दिया गया था यूनिवर्सिटी में, उस टाइटल का नाम क्या था। ठीक है, एक टाइटल, इनको एक टाइटल दिया गया था, उपाधि दी गई थी, उसका नाम क्या था, अलेक्जेंडर एगासिस। ठीक है, प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ये टाइटल किस साइंटिस्ट को दिया गया था, किसको दिया गया था, अर्नेस्ट मेयर को। ठीक है, और ये इस टॉपिक से देखिए दो ही क्वेश्चन मेन हैं, मैं बता दे रहा हूँ, है तो बहुत जानकारी इस टॉपिक में, बट क्वेश्चन जो आप बन सकते हैं वो ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी ये भी पता होना चाहिए। ठीक है जी सर। इन्होंने और किस किस फील्ड में काम किया था, ये खाली इवोल्यूशन पर काम किए थे नहीं, ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड को क्या बोलते हैं, चिड़ियों का अध्ययन क्या बोला जाता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो ये इन्होंने देखिए यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, देखिएगा, हिज रिसर्च स्पेंड ऑर्निथोलॉजी, इनका जो रिसर्च था वो किस पर था, ऑर्निथोलॉजी पर भी काम किए थे, टैक्सोनॉमी पर काम किए थे, सिस्टमैटिक जो आप आगे पढ़ेंगे उस पर काम किए थे, एवोल्यूशन पर तो काम किए। ठीक है, लिखेंगे वर्क ऑन ऑर्निथोलॉजी। ठीक है,
बाद में बोला जाता है 20वीं शताब्दी का। ठीक है, इनको 3 प्राइज मिला था, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन। ठीक है, बायोलॉजी का ट्रिपल क्राउन, 3 प्राइज बायोलॉजी में इनको मिले थे। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको दिया? ठीक है, लिखिएगा ट्रिपल क्राउन या 3 प्राइज अवार्डेड, 3 प्राइज अवार्डेड। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बस इसमें से ये 2 मैंने जो टिक किया है, और ये शायद थोड़ा सा कभी कभी ये वाला, बस। ठीक है, ये जानकारी होनी चाहिए। नई वाली बुक में जो कुछ टॉपिक छोड़ा है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग सिस्टम, वो इन्होंने हटा दिया है, पढ़ना वो भी है। ग्रोथ मेटाबॉलिज्म रिप्रोडक्शन। हाँ, बहुत जरूरी है। तो देखिए, नोट हो गया है ये। आगे समझते हैं हम लोग लिविंग क्या है, सजीव के लक्षण क्या है। ठीक है, किसको बोलते हैं लिविंग? तो लिविंग, व्हाट इज लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक, लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या क्राइटेरिया है, किसको आप लिविंग बोलेंगे, किस बेसिस पर लिविंग बोला जाएगा? बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बुक में आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, पढ़ना है। ठीक है, लिविंग की 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहला क्या है, ग्रोथ के बारे में थोड़ा डिटेल दिया है। दूसरा है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है। और तीसरा क्या है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। और चौथा क्या है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, जिसको क्या बोलते हैं, चेतना। ठीक है, रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, बाहरी वातावरण के लिए बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो कॉन्शियसनेस बोला जाता है। ये 4 पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी और क्या होता है, एडेप्टेशन होता है, अनुकूलन, वो भी एक फीचर है लिविंग का। लेकिन अनुकूलन सभी में नहीं होता है, ये पता होना चाहिए, सभी में अनुकूलन नहीं होता है। हटा देते, देखिए एक एक करके इसको डिटेल समझना है। ग्रोथ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि। ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ किसमें होती है, सब लिविंग में होती है। ठीक है, हर लिविंग में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ग्रोथ क्या है, एक परमानेंट चेंज है, मतलब इट इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द शेप, साइज, वेट, लेंथ, नंबर ऑफ सेल्स। समझ में आ रहा है कि शेप में, साइज में, वजन में और नंबर ऑफ सेल में अगर कोई बढ़ोतरी हो रही है, और बढ़ोतरी कैसी होनी चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ग्रोथ एक बार हो गया तो हो गया, रिवर्ट बैक नहीं होती है ग्रोथ। वजन एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, लेकिन वजन तो घट जाता है। पानी पी रही है तो वजन बढ़ गया, थोड़ी देर बाद वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, वेट घटता बढ़ता है। तब कैसे है, वजन में ध्यान रखना है आपको, वजन क्या लेते हैं, ड्राई वेट लेते हैं, सूखा वेट, समझ रहे हैं ना। पत्ती अगर है, पत्ती का वजन, अगर आप पत्ती तोड़ करके वजन तोल रहे हैं, वो फ्रेश वेट होता है। उस पत्ती को सुखाने के बाद में वजन तोलिए, वो ड्राई वेट होता है। तो ड्राई वेट मेजर किया जाता है, क्योंकि फ्रेश वेट बदल सकता है। ठीक है, फ्रेश वेट बदलता है। प्लांट में भी देखिए, धूप में देखिएगा ट्रांसपिरेशन होने लगेगा, पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, फिर फ्रेश वेट घट जाता है। सुबह के समय फ्रेश वेट ज़्यादा है, शाम के समय ज़्यादा है, दोपहर में कम हो जाता है। एक्यूरेट डाटा नहीं आता है, समझ में आ रहा है। तो ग्रोथ में क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे परमानेंट। परमानेंट का मतलब स्थायी, चेंज। परमानेंट का मतलब ये होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल, परमानेंट चेंज इन शेप, साइज, अमाउंट, वेट। वेट में आप लिखेंगे ड्राई वेट। ड्राई वेट से ज़्यादा एक्यूरेट डाटा ड्राई वेट नहीं आता है, फ्रेश वेट में नहीं आता है। और लेंथ में या हाइट जो हो गया है, नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ ऑफ स्प्रिंग भी लिख सकते हैं, मैं अभी समझाऊंगा ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ऑफ
और नॉन लिविंग में भी होती है, ठीक है। इंटरनल। हाँ, बोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ इन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नॉन लिविंग दोनों में होता है। लिविंग में तो होती है, लेकिन नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो बाहरी है। हम लोगों में या लिविंग में जो ग्रोथ है वो अंदर से होती है, बॉडी के अंदर से ग्रोथ होती है। लेकिन जो नॉन लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल चट्टानें हैं, माउंटेन्स हैं, इनके ऊपर मिट्टी पड़ रही है, धीरे धीरे कुछ समय बाद इनका साइज बढ़ जाता है, ये भी तो ग्रोथ है, एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन ये एक्सटर्नल है, ये बाहर से हो रही है। तो नॉन लिविंग सिस्टम में ग्रोथ क्या होती है? एक्सटर्नल। यहाँ पर लिखेंगे लिविंग में होती है इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल, ठीक, अंदर से ग्रोथ होती है। और यहाँ क्या होती है? एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल का यहाँ एग्जाम्पल क्या है? माउंटेन्स हो गया, ठीक है, और रॉक्स हो गया, ये एक्सटर्नल ग्रोथ यहाँ पर होती है, ठीक। जो अंदर से ग्रोथ होती है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ, और जो बाहर से होती है उसको एक्सट्रिंसिक। तो ये है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक है, और इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। समझ में आया? अब जितने आप 4 फीचर जो आप पढ़ रहे हैं ना, लिविंग की प्रॉपर्टी है, तो एक चीज होता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और एक होता है वर्ड नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग क्या होती है? मतलब कैरेक्टरिस्टिक दो तरह की, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। वो प्रॉपर्टी, वो फीचर जो हर लिविंग सिस्टम में देखने को मिलेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, उसको क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग फीचर। और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है? जो सभी लिविंग में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। जैसे ग्रोथ जो है, ग्रोथ पहले यहाँ पर उसमें उसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि ये आपको 4 में मिलेगा, ये वर्ड लिखने जा रहे हैं। डिफाइनिंग फीचर क्या है? तो फीचर का मतलब क्या होता है? लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो फीचर दैट प्रेजेंट, गुड करते रहिए, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग, जो सभी लिविंग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। डिफाइनिंग। और नॉन डिफाइनिंग क्या है? जो हर लिविंग में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग ये है नॉट इन ऑल लिविंग, सभी लिविंग में नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन आ जाएंगे। मतलब ऐसा फीचर जो लिविंग को डिफाइन कर सकता है उसको डिफाइनिंग, और जो लिविंग को डिफाइन ना कर पाए उसको नॉन डिफाइनिंग। समझ में आया? अब देखिए नोट क्या है, यहीं से ग्रोथ को समझना है। ग्रोथ क्या है? अब बताइए ग्रोथ क्या है? डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग? क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है इसमें से। ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी है, नॉन लिविंग दोनों में है। ऐसा तो नहीं है कि जो है ग्रोथ केवल लिविंग में है, नहीं। क्या ग्रोथ से आप बोल सकते हैं कि लिविंग है? ग्रोथ के विषय में आप किसी का बोल सकते हैं लिविंग में नहीं, फाउंडेशन तो ग्रोथ होती है, क्या बोलेंगे? नहीं। तो ग्रोथ डिफाइन नहीं करता है लिविंग को, इसलिए ग्रोथ होगी, ग्रोथ दोनों में हो रही है। तो ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। यहीं पर साइड में लिख लीजिए नॉन डिफाइनिंग कौन कौन से होते हैं। नॉन डिफाइनिंग में यहाँ एग्जाम्पल पहला कौन सा आया? ग्रोथ आया, ठीक। अब देखिए, लेकिन क्वेश्चन आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब बॉडी के अंदर से हो रही है, ये डिफाइनिंग है, क्योंकि ये लिविंग में ही तो होता है, किसी नॉन लिविंग में अंदर से ग्रोथ नहीं होती है ना। इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। खाली ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइनिंग में यहाँ लिखते रहे कि इंट्रिंसिक कहाँ गया? ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर। आप एक बार फिर से बताएंगे सारे को, नॉन डिफाइनिंग कौन कौन से होते हैं, ठीक। ये क्या है? डिफाइनिंग फीचर हो गया, और ग्रोथ क्या है? नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। ये हो गया है कागज को।
उसके बाद यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, कौन से, एक कोशिकीय वाले, ग्रोथ और उसमें जो ग्रोथ होती है रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव। वो कैसे कैसे ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, पहले समझना है ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे ग्रोथ का। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, ग्रोथ कैसे मेजर करें, बैक्टीरिया में नंबर कैसे मेजर करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, नंबर और करके साइटोप्लाज्म करके नहीं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रही है। अगर बैक्टीरिया है डिवाइड करता है ना, अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इतना छोटा होता है बैक्टीरिया का, ना तो हम उसका ग्रोथ बोल सकते हैं एक सिंगल बैक्टीरिया का, ठीक है, और ना ही उसकी लंबाई ना सकते हैं प्रॉपर्ली इजीली ले लें, समझ में आ रहा है। इसलिए ग्रोथ को मेजर करने का तरीका क्या है, बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, मल्टीप्लाई जितना तेज कर रहा है उतनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। नंबर ऑफ सेल काउंट करके, क्योंकि बैक्टीरिया एक सेल है ना, बैक्टीरिया क्या है, एक सेल का नाम, ठीक, तो उसमें कितनी सेल है, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, डिवाइड किया, 2 बनाया, 2 से क्या बनाया, 4 बनाया, तो आप बोल सकते हैं ग्रोथ हो रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है ना, प्रजनन ही तो हो रहा है, ठीक है। यूनिसेलुलर में जैसे होता है बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सेल, काउंटिंग नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर लेते हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, एक कोष के जीव हैं। समझ में आ रहा है कुछ, आज भी आ रहा है केवल बस, अच्छा नहीं आएगा, हाँ आएगा। मल्टीसेलुलर में कैसे होता है, मल्टीसेलुलर का मतलब बहुकोषीय है, बहुकोषीय में ग्रोथ को मेजर करने का तरीका अभी जो बताया था कि शेप साइज में इंक्रीमेंट, हाइट में इंक्रीमेंट हो रहा है, वजन में इंक्रीमेंट हो रहा है, उससे पता लगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल से नहीं, वहाँ बाकी चीज़ों से पता लगता है। अब देखिए बुक में दिया है जो प्लांट में ग्रोथ होती है और जो एनिमल्स में ग्रोथ होती है, दोनों में क्या अंतर होता है, लोकलाइज होता है ध्यान से देखिए, प्लांट ग्रोथ और एनिमल की ग्रोथ में क्या अंतर है। साल भर चलता है, हमेशा होता है। प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है, सबको पता है, कब होती है, थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन ग्रोथ होती है। यहाँ पर अप टू ए सर्टेन एज, एक उम्र तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद बुढ़ापा आ जाता है, ग्रोथ नहीं होती है। क्यों प्लांट में ग्रोथ थ्रू आउट लाइफ होती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ना, ठीक है, स्टॉपर लगा होता है, इस वजह से। दूसरा क्या है, प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब समझते हैं, कहीं कहीं, जैसे एपिक्स से ग्रोथ है, स्टेम कहाँ से ग्रो करता है, टॉप से, रूट कहाँ से ग्रो करती है, टॉप से, ठीक है, यहाँ एपिक्स से। हमारी बॉडी में ग्रोथ क्या है, पूरी हर तरफ से होती है। प्लांट में ग्रोथ हर तरफ से नहीं है, सर्टेन लोकेशंस पर ग्रोथ होती है, जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड ग्रोथ। यहाँ कैसी ग्रोथ है, लोकलाइज्ड ग्रोथ है, ठीक है, मतलब एट सर्टेन लोकेशन, कुछ लोकेशन पर ही होती है ग्रोथ। और यहाँ पर ग्रोथ क्या होती है, डिफ्यूज होती है, डिफ्यूज ग्रोथ, बहुमुखी चौमुखी। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है, इन होल बॉडी, पूरी बॉडी में ग्रोथ है, ठीक है, पूरी बॉडी में ग्रोथ होता है। किसी के पास पढ़ने वाली एनसीईआरटी है, एक मिनट है ना, इंग्लिश वाली एक मिनट पास कर दीजिए जिससे देख लें कि कोई पॉइंट ना छूटने पाए, होता क्या ना, पॉइंट छूट सकते हैं। इंक्लूसिव इवेंट बाद में, हाँ, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उस रिप्रोडक्शन के टाइम पे बताएंगे। ग्रोथ में नहीं छूटा। एक इसमें लाइन लिखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। अगर ये स्टेटमेंट आया था सही है गलत है, एक कोष के जीवों में ग्रोथ जो होती है वो सेल डिवीजन से होती है, सही है गलत है, सही है ना, मैंने बताया। यूनिसेलुलर में कैसे होता है, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ किससे होती है, बाय सेल डिवीजन।
तो क्या मल्टी सेलुलर में सेल डिवीजन नहीं होता है? होता है। ठीक है, लेकिन उसमें कई चीज़ें होती हैं। ग्रोथ में हमारी बॉडी में या प्लांट जो मल्टी सेलुलर है उसमें ग्रोथ में 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, हम लोग छोटे से बड़े हो जाते हैं ना, कैसे हो जाते हैं? सेल डिवीजन होता है, सेल इलॉन्गेशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है, मैच्योरेशन, इसको टिश्यू फॉर्मेशन बोलते हैं। क्या बैक्टीरिया में टिश्यू बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, बैक्टीरिया में एक ही तरीका है सेल डिवीजन ग्रोथ को समझने का। समझ में आ रहा है? सेल डिवीजन हम लोगों में होता है। अब देखिए एक लाइन और समझते हैं यहाँ पर। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं लिखता हूँ। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर यूजुअली इंक्लूसिव इवेंट। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक कोष के जीवों में वही ग्रोथ है, वही रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एक अमीबा डिवाइड करके 2 अमीबा बना दिया ना, एक बैक्टीरिया डिवाइड करके 2 बैक्टीरिया बना दिया, आप उसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, आप उसको ग्रोथ भी कहेंगे। एक ही चीज़ तो है, दोनों एक ही चीज़ है। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव का मतलब सेम है, इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंस क्या है? सेम इवेंट, एक साथ होते हैं दोनों। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है? यहाँ इन मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग बात। अलग अलग हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, तो क्या ग्रोथ हो रही है तो साथ में रिप्रोडक्शन भी होता है? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं है। ठीक है, एक सर्टेन एज के बाद ही तो प्रक्रिया चालू होता है, उसके पहले तो खाली ग्रोथ होती है ना, ग्रोथली। तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग मैटर है। ठीक है, दोनों अलग अलग मैटर होता है, सेम नहीं है। तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है? ग्रोथ रिप्रोडक्शन अलग अलग फिनोमिना होती है। लेकिन यहाँ एक देखिए मेजॉरिटी लिखा हुआ है, अगर इसी को मैं हटा दूँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर मेजॉरिटी हटा दिया जाए, इसलिए कहते हैं बुक पढ़ना चाहिए ना। बुक में एक वर्ड मेजॉरिटी लिख दिया, मेजॉरिटी हटा देंगे तो स्टेटमेंट गलत है। मेजॉरिटी का मतलब मोस्टली, ज़्यादातर केसेस में। हर मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है? एक्सक्लूसिव इवेंट है। समझ में आ रहा है? क्यों? जानते हैं क्यों? कोई बताएगा कि हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होता है। मेजॉरिटी में क्यों लिखा गया है? इसमें मेजॉरिटी लिखा है, जानेंगे बताइए क्या करें? हम ये कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग इवेंट हैं, लेकिन मेजॉरिटी ज़्यादातर केस में इसलिए ये ऐसा होता है हर मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं। सभी लेकिन रिप्रोडक्शन होता नहीं, हर मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर में रिप्रोडक्शन होता है। ज़्यादातर बर्गोस के जीवों में प्रजनन होता है, सभी बर्गोस के जीवों में प्रजनन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर क्या है? होता है, श्रमिक मक्खी होती है, उसमें क्या प्रजनन होता है? नहीं होता है। और ऐसे माँ बाप, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं होते हैं, में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी वजह से प्रजनन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या उनमें ग्रोथ नहीं हो रही है? हो रही है ना, तो उनमें ग्रोथ खाली हो रही है, रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए मेजॉरिटी लिखा कि ज़्यादातर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग टाइम पर चलता है। कुछ में केवल ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। कुछ ऑर्गेनिज्म में ओनली ग्रोथ होती है, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल बता दिया आगे। मेजॉरिटी ध्यान रखना। आगे देखिए रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो फिनोमेना है कैरेक्टरिस्टिक वो कौन सी है? रिप्रोडक्शन, प्रजनन।
डेफिनेशन सबको पता है कि अपने ही सब नए जीव का उत्पत्ति होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, अलैंगिक और लैंगिक दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मैं ये सेक्सुअल लिख रहा हूँ और यहाँ पर क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में क्या अंतर होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बताइए? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, और सेक्सुअल में डबल। क्या सेक्सुअल में हमेशा डबल होता है? एक ही जीव कभी कभी सेक्सुअल भी एक सिंगल पेरेंट से हो जाता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, समझते हैं, स्वपरागण। तो स्वपरागण में तो अपना ही परागण अपने स्टेज में पड़ जाता है, दूसरे को नहीं जा रहा है, तो एक ही पेरेंट से तो सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। समझ में आया? सच कछुआ हमेशा जो है टू पेरेंट की नीड नहीं है। जहाँ सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है वहाँ एक ही पेरेंट से काम चलता है। ठीक, यहाँ पर एसेक्सुअल में क्या है? वन पेरेंट होता है, और यहाँ पर जनरली का मतलब मैक्सिमम टू पेरेंट, हमेशा नहीं, जनरली वर्ड लगाया। ठीक है, दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे इसमें। ये क्या होता है? सेक्सुअल फास्ट है और सेक्सुअल क्या है? स्लो प्रोसेस। जानते हैं ह्यूमन में 9 महीने का टाइम लग जाता है, तो स्लो है। बैक्टीरिया 20 मिनट में अपनी दूसरी कॉपी रेडी कर देता है, 20 मिनट के अंदर ही कोलाई डिवाइड कर जाता है। 90 मिनट। एसेक्सुअल में वेरिएशन जो होते हैं, विभिन्नताएं जनरली नहीं आती हैं, नो वेरिएशन जनरली नहीं आती हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएशंस आते हैं, ठीक है, वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि इवोल्यूशन तभी तो होगा। ये डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है इसमें? सेक्सुअल एसेक्सुअल में कोई डिफरेंस और नहीं। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितनी तरीके से होता है? तो कौन सा तरीका एसेक्सुअल का पढ़ा है आपने? सबसे पहले क्या है? फिजन। पहला क्या है उसमें? फिजन। अलैंगिक जन्म के प्रकार, फिजन हो गया। ठीक है, हालांकि मुझे 12th क्लास में है, ज़्यादा डिटेल नहीं करता है, क्लास 12th में भी दिया है, 12th बुक में फिर से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के पता। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ फिजन होता है किसमें? एक कोष के जीवों में होता है, पता है ना? एक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में क्या होता है? फिजन होता है। फिजन को क्या बोलते हैं? विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन। ठीक है, फिजन होता है यूनिसेलुलर में। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फिजन के टाइप होते हैं बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में। मल्टीपल फिजन कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। और मल्टीपल फिजन कहाँ कहाँ होता है कोई बताएगा? मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल अमीबा में बनता है ना, मल्टीपल फिजन होता है। जब पानी, तालाब का पानी सूख जाता है तो अमीबा अपने चारों तरफ हार्ड कवर बना लेता है, अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, और उसी दौरान अपनी बॉडी को कई पार्ट्स में तोड़ लेता है। ये मल्टीपल फिजन है। और कहाँ होता है? हाँ, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो होता है वहाँ। तो एग्जाम्पल याद रखिए आप मल्टीपल के। ठीक है, किसके एग्जाम्पल हो दोनों? मल्टीपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि बाइनरी है इसका एक टाइप, और दूसरा कौन सा है इसका? मल्टीपल। बाइनरी में अमीबा हो गया, अमीबा और पैरामीशियम हो गया। ठीक है, यूग्लिना हो गया ये। और मल्टीपल में आता है अमीबा होता है और प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरियल पैरासाइट बोला जाता है। अमीबा दोनों में आता है। क्यों? अनफेवरेबल कंडीशन में ये वाला और फेवरेबल में ये वाला। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? विखंडन। लिनेरिया में। अच्छा, वो खंडन था, ये जो भी है। ठीक है, ठीक। तो ये फ्रेगमेंटेशन का मतलब बॉडी टूटना। फ्रेगमेंटेशन और फिजन में अंतर क्या है? फिजन यूनिसेलुलर में होता है और फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर। ये डिफरेंस है, समझ में आया? ये किसमें होता है? मल्टीसेलुलर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, उनमें अंतर है। अब जो क्वेश्चन आता है वो बता रहा हूँ आपको। ठीक
ठीक है, कि फ्रेगमेंटेशन बुक में एक लाइन लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन मिलता है देखो कि फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो फ्रेगमेंटेशन आपको फंजाई में मिलेगा, ठीक है, एल्गी में मिलेगा। एल्गी में मोस्ट कॉमन तरीका रिप्रोडक्शन का सेक्सुअल कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन। फंजाई में अलैंगिकरण का सबसे मोस्ट तरीका कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, दो जगह है। और तीसरा है प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। प्रोटोनीमा ऑफ मॉस, मॉस समझ रहे क्या है? ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा में जब पढ़ते ना कि प्रोटोनीमा होता है ना, ग्रीपिंग नेचर का होता है। ये मॉस की जो बॉडी होती है, ठीक है, उसमें है प्रोटोनीमा, उसकी बॉडी का नाम है, मॉस की बॉडी का नाम, ठीक। ये आता है, ये काम का ध्यान रखना है। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होता है, ये वाला फ्रेगमेंटेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक। इसके बाद तीसरा कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता है? वो आप बताएंगे। स्पोर फॉर्मेशन एल्गी में भी होता है और कहाँ होता है? फंजाई में भी स्पोर बनते हैं। क्या बैक्टीरिया में भी स्पोर बनते हैं? इंडोस्पोर बनता है, इंडोस्पोर, ठीक है। अनफेवरेबल प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर इंडोस्पोर बनाता है, बाहर कवर नहीं बनाता, वो अपने अंदर एक इंडोस्पोर स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन। बाकी देखिए, बाकी अब बुक में नहीं है क्योंकि यहाँ पढ़ना नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, बडिंग है, वो कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, लोग ये सेक्सुअल वो यहाँ नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसा है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये डिफाइनिंग फीचर है कि नॉन डिफाइनिंग? नॉन डिफाइनिंग है। बिकॉज नॉन डिफाइनिंग का मतलब आप रिप्रोडक्शन के बेसिस पर नहीं कह सकते कि कोई लिविंग है नॉन लिविंग, क्योंकि रिप्रोडक्शन किसमें होता है? नहीं, लिविंग में रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग नहीं होता है, इसलिए नॉन डिफाइनिंग। रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम किसी को लिविंग या नॉन लिविंग नहीं पहचान सकते, क्योंकि अगर कोई लिविंग है, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें रिप्रोडक्शन, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है रिप्रोडक्शन का। लिविंग में एक्सेप्शन क्या है? इस लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, म्यूल है, कल्चर है और वर्कर भी है और स्ट्राइड कपल्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन लिविंग है, तो एक्सेप्शन में है ना, ये नॉन डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग क्यों है? बिकॉज रिप्रोडक्शन नॉट इन, कहाँ नहीं होता है? स्ट्राइड कपल्स, स्ट्राइड कपल्स में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वर्कर भी में नहीं मिलेगा और खच्चर एग्जाम्पल म्यूल में नहीं मिलेगा, ठीक है, म्यूल। लेकिन क्या है? ये सब लिविंग है तो लिविंग, ठीक है, उसके बेसिस पर आप नहीं पहचान सकते लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होता है। व्हाट आर लिविंग? ये लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो नॉन डिफाइनिंग। कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है, किसी नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म, अगला फीचर देखिए मेटाबॉलिज्म। बुक जब खरीदेंगे आप ना तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव की बुक खरीदेंगे तो उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जो टॉपिक खत्म हो जाए, ठीक है, हो सकता है पूरा टॉपिक ना खत्म हो, कभी जितना खत्म हो जाए उतना क्वेश्चन लगा, इतना लगा नहीं यूनिवर्सिटी, ठीक है, पेंडिंग में रखिए। तो अगला क्या है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय, ठीक है।
तो उसके समझने के पहले आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन समझ में आना चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है। Which of reaction with help of enzyme? हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग सिस्टम में जितनी केमिकल रिएक्शन चलती हैं सबको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन। बॉडी में जितना रिएक्शन चल रहा है, कोई भी लिविंग सिस्टम में कुछ ना कुछ रिएक्शन चलती रहती है ना। रिएक्शन का मतलब मैंने एक सबस्ट्रेट से एक प्रोडक्ट बनता रहता है, ठीक है, फिर वो अगले प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए फोटोसिंथेसिस चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलकर के ग्लूकोज बना रहा है, और रेस्पिरेशन में वही ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना दे रहा है। समझ में आ रहा है, सब रिएक्शन चलती है। तो बॉडी में जो रिएक्शन चलती है उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक, या बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, कई नाम है इसके, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, ठीक, समझ में आया। ये क्या है, ये सब केमिकल, इसका मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया रिएक्शन, ठीक है। ऑपरेट्स एंड लिविंग की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री के लैब में टेस्ट ट्यूब में होता है, बॉडी के बाहर होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं, ठीक है। बायोकेमिकल का मतलब जो बॉडी के अंदर चल रहा है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस में। अब मेटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं, देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म में अंतर होता है, ठीक है। सम ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में या किसी जीवित में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है सबको सम कर दीजिए, सबको इकट्ठा कर दीजिए, क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। एक रिएक्शन का नाम क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। सारी रिएक्शन को इंक्लूड कर लेंगे तो मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सम ऑफ ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन बॉडी, ठीक है, बॉडी में होगा। क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म, कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है, यहाँ बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन भी दो तरीके के, एनाबॉलिक, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, सबको पता होगा ये जुड़ना। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के एक बड़ा कंपाउंड बना देते हैं, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्ज कंपाउंड ब्रेक करके छोटा, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिज्म, ठीक है। और रेस्पिरेशन क्या है, श्वसन जिसको बोलते हैं, वो कैटाबॉलिज्म है। रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है, ठीक। इसमें से कौन सा इंटरमोनिक है, कौन सा एक्सरमोनिक है, कहाँ एनर्जी रिलीज होती है और कहाँ एनर्जी कंज्यूम होती है, बताइए। एनाबॉलिक में एनर्जी कंज्यूम होती है और कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है तो एनर्जी फ्री करता है। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज हो रही है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये इंटरमोनिक है, इंटरमोनिक है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ये क्या है, एक्सरमोनिक है, ठीक है। एग्जांपल इसके हैं, फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस, इसका एग्जांपल रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक करता है और लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, समझ रहे हैं ना। लास्ट में क्या बनता है, ग्लूकोज। अब एक चीज, एक लाइन बुक में लिखा हुआ है कि बॉडी के अंदर हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल्स होते हैं वो बनते हैं और एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। बॉडी कभी भी जो है स्टेबल स्टेट में नहीं होती है। लिविंग सिस्टम की बॉडी डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब समझ रहे हैं, गतिशील अवस्था में। बॉडी के अंदर आपके एक सबस्ट्रेट है, मान लीजिए ग्लूकोज है, तो क्या हमेशा ग्लूकोज के रूप में बना रहेगा, नहीं। ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाएगा, ठीक है।
कहीं से ग्लूकोज बनेगा भी बॉडी में। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन का नाम है, एक ग्लूकोज है, ठीक है, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी, इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है, श्वसन होता ना। ये ग्लूकोज कॉन्स्टेंटली बॉडी में बना नहीं रहता है, ये कन्वर्ट होता है। तो अगर इस रिएक्शन में ये इसमें बदल रहा है, ये क्या हो गया? यहाँ पर सबस्ट्रेट हो गया, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक है। और याद रखिए कि मेटाबॉलिक रिएक्शन में एंजाइम यूज होते हैं। बॉडी में जितना रिएक्शन चलता है, सारे रिएक्शन में कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता है। बिना एंजाइम के कोई रिएक्शन नहीं चलती है, मिथेल ठीक है। तो कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता जाते हैं। बहुत सारे एंजाइम, एक नहीं है इसमें, बहुत सारे, ठीक है। मल्टी स्टेप प्रोसेस का नाम है। तो ग्लूकोज भी कहीं से बनता है क्या बॉडी में? हाँ, बॉडी में ग्लूकोज बनता है कहाँ से? हाँ, ग्लाइकोजन से बनता है। रिजर्व फूड क्या है एनिमल सेल का? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगा, लिवर में बनता है। लिवर में ग्लाइकोजन यूज करके ग्लूकोज बना होता है। जरूरत पड़ने पर जब खाना कई दिन तक नहीं खाएंगे, सारा ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, तो ग्लूकोज कहाँ से आएगा? आप खाना नहीं खा रहे हैं बाहर से, तो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज बनाएगा, प्रोटीन से बनेगा, ठीक है। एनर्जी चाहिए, कहीं ना कहीं से बनेगा। तो बॉडी के अंदर अगर ए से बी कोई रिएक्शन चल रही है, वो बी से सी चल रही है, सी से क्या चल रहा है? डी चल रहा है। मतलब इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है ना बी, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बी है ना, तो आगे रिएक्शन के लिए बी क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट हो जाएगा। बॉडी में जितने कंपाउंड होते हैं, जितने केमिकल्स हैं, वो कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं दूसरी फॉर्म में, ठीक है। इसमें ये लाइन लिखा हुआ है, constantly made and converted into the some other biomolecules। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, and body chemicals जो होते हैं, chemicals constantly made and convert to other chemical। दूसरे केमिकल को क्या लिखा है उन्होंने? बायोमॉलिक्यूल। क्यों लिखा है? क्योंकि बॉडी के अंदर जितने केमिकल हैं वो सब क्या है? नियर अबाउट बायोमॉलिक्यूल जनरली, ठीक है। जनरली क्या है? बायोमॉलिक्यूल। हमारी बॉडी में या किसी लिविंग सिस्टम में हजारों की संख्या में मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ चलती है, हजारों की संख्या, थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, ऑपरेट एट ए टाइम। समझ में आ रहा है? एटीपी क्या है? ऊर्जा। जब ग्लूकोज टूटता है आपकी हमारी बॉडी में, हर सेल में, तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, बॉडी का करेंसी है एनर्जी का। जैसे मुद्रा जो होता है करेंसी, वो रुपया और क्या होता है? सिक्का है। वैसे एनर्जी का करेंसी क्या है? एटीपी है, फॉस्फेट। ग्लूकोज खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, ताकि एनर्जी मिले, दिन भर काम करेंगे, ठीक है। एनर्जी बॉडी में कहाँ बनती है? सेल के अंदर। सेल में कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बन करके इकट्ठी रहती है। जब आपको काम करना है तो एटीपी टूटेगा, वही एटीपी है, ठीक है, एनर्जी कर देगा। अब देखिए, यहाँ से ये समझना है, क्वेश्चन ये आता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है? डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर होता है। बट मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? तो वो डिफाइनिंग फीचर में नहीं है, याद रखिए, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉन डिफाइनिंग। क्या है? नॉन डिफाइनिंग है। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग। ये कैसे हो गया? इन विट्रो टेस्ट ट्यूब मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी एनर्जी में चलती है, टेस्ट ट्यूब में सलाइवा अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन को नॉन डिफाइनिंग बोल रहे हैं, तो क्या मतलब वो नॉन चल रही है, या कोई ऐसा लेकिन है जिसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है? एक्सेप्शन जो हो, जैसे रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन तैयार करना है, याद है ना कि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग में नहीं हो पा रहा है।
तो क्या ऐसा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन कुछ लिविंग में नहीं होती? नहीं, सारे लिविंग में होती हैं, ठीक है। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो नॉन लिविंग सिस्टम में भी चल सकती है। समझ में आया? नॉन लिविंग सिस्टम में भी क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती है। देखिए कैसे, यहाँ एक लाइन है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या इन विट्रो बॉडी के बाहर भी चल सकता है, बॉडी के अंदर चलता है, बॉडी के बाहर भी चलता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर भी चलता है। कैसे चलता है? टेस्ट ट्यूब आपके पास में है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है। तो क्या टेस्ट ट्यूब में जितनी रिएक्शन कराते हैं सब मेटाबॉलिक रिएक्शन में नहीं है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में आपने क्या मिलाया? सलाइवा मिला, सलाइवा का मतलब लार मिला दिया, ठीक है। और उसमें क्या मिला दिया? स्टार्च, स्टार्च मिला दिया, ठीक है। स्टार्च का मतलब है पोटैटो, आलू रखना, पोटैटो और सलाइवा मिला दिया, ठीक है। थोड़ा सा टेम्परेचर दे दिया, जो टेम्परेचर देना पड़ेगा। फिर क्या होगा? ये स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डाइजेस्ट मतलब स्टार्च टूटने लगेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन चालू हो गया, ठीक है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में भी चल सकती है। टेस्ट ट्यूब ये भी है ना, नाम सुना है टेस्ट ट्यूब? ये भी टेस्ट ट्यूब में बना लेते हैं, ठीक है। तो उसमें भी तो मेटाबॉलिक आखिर टेस्ट ट्यूब ये भी लिविंग है ना, टेस्ट ट्यूब में बनाया जा रहा है, इसका मतलब बॉडी के बाहर कोई प्रोसेस चलाया जा रहा है, तो बॉडी के बाहर भी चलती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो लिविंग है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग रिएक्शन है, बट ये प्रोसेस नॉन लिविंग, समझते हैं ना। मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो डेड रिएक्शन है। बॉडी के अंदर भी है, बॉडी के बाहर भी चल सकती है। लेकिन इस रिएक्शन को लिविंग रिएक्शन क्यों बोलते हैं? हेल्थ बाय एंजाइम, लेकिन फीचर नॉट डिफाइंड। एंजाइम का है, इस रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। बॉडी के बाहर अगर कोई रिएक्शन चल रही है और वो एंजाइम की मदद से चल रही है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। बॉडी के बाहर चल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन ना, नॉन लिविंग सिस्टम में चल रहा है, टेस्ट ट्यूब में चल रहा है। किसकी मदद से चल रहा है? एंजाइम की मदद से चल रहा है, ठीक है। अगर एंजाइम नहीं होता तो ये सिंपली आप केमिस्ट्री में जो रिएक्शन चलाते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर भी चल सकती है, नॉन लिविंग सिस्टम में चल सकती है। समझ में आया? लेकिन क्योंकि यहाँ जो सलाइवा यूज किया जा रहा है, सलाइवा बॉडी का तो पार्ट है, काइलिन एंजाइम लार किसका पार्ट है? बॉडी का है। एंजाइम कहाँ से आया? एंजाइम बॉडी से तो आया, ठीक है। बॉडी का एक पार्ट लिया जा रहा है, इसलिए लिविंग रिएक्शन है। लेकिन ये प्रोसेस नॉन लिविंग है, क्योंकि ये बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में चला रहा है। टेस्ट ट्यूब कोई लिविंग चीज़ नहीं होती है, ठीक। यहाँ पर एक लाइन उसमें लिखी गई है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन। क्या होती हैं? लिविंग रिएक्शन होती हैं। या ऐसे नहीं, आर नॉट कंप्लीटली लिविंग, ठीक है, एंड नॉट ना तो आप इसको पूरी तरीके से लिविंग बोल सकते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को, और ना तो पूरी तरीके से नॉन, ठीक है। क्योंकि ये लिविंग में भी चलता है और नॉन लिविंग में भी चलता है, ठीक। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये लिविंग रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है? लिविंग, क्योंकि इसमें एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। समझ में आया? यहाँ लिखेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शंस आर लिविंग, रिएक्शन लिविंग है, बट प्रोसेस इज नॉन लिविंग, या बट प्रोसेस सिस्टम लिखते हैं, ठीक है। रिएक्शन लिविंग है क्योंकि एंजाइम यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है? एंजाइम यूज हो रहा है। समझ रहे हैं? जी सर। तो क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल फ्री सिस्टम में ऑपरेट किया जा सकता है? सेल फ्री का मतलब समझते हैं? सेल से निकाल करके बाहर टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑपरेट इन द सेल फ्री सिस्टम। टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मेटाबॉलिज्म क्या डिफाइनिंग क्यों जानते हैं? अगर सेल है तभी मेटाबॉलिज्म चलेगा, सेल है तभी चलेगा। ध्यान सुनते रहिए, लास्ट सेल है तभी मेटाबॉलिज्म।
अगर सेल नहीं है तो मेटाबॉलिज्म नहीं है। लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में चल सकती है। क्या आप टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिज्म चला ले जाएंगे? मेटाबॉलिज्म में मेटाबॉलिज्म चला ले जाएंगे? नहीं। एक बार में एक ही रिएक्शन तो चलाएंगे? क्या टेस्ट ट्यूब में एक बार में हजारों रिएक्शन चला लेंगे? तो नहीं, एक से ज़्यादा नहीं चलता है। एक बार में स्टार्च को ही तोड़ेंगे, क्योंकि दूसरा रिएक्शन नहीं चलेगा। क्योंकि एक रिएक्शन है चल रही है, उस रिएक्शन में एंजाइम है, उसको हमने क्या बोल दिया? मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉडी के बाहर चल सकती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। मेटाबॉलिज्म तो बॉडी के अंदर ही होगा, सेल होना चाहिए उसमें। अचानक सेल का रिएक्शन सेल बॉडी के अंदर ही चलती है, इसलिए मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग है, उसको सेल चाहिए। मेटाबॉलिक रिएक्शन को सेल नहीं चाहिए, वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए एक लाइन बुक में लिखा गया है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द फीचर ऑफ द डिफाइनिंग फीचर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं? सेल प्रेजेंट सेल, जिसकी बॉडी सेल से बनी है वो लिविंग है, जिसकी बॉडी में सेल नहीं है वो लिविंग नहीं है। जैसे वायरस लिविंग नहीं है। क्यों लिविंग नहीं है? विषाणु, क्योंकि विषाणु कोई सेल नहीं है। वायरस इज नॉट ए सेल। तो जब बॉडी में सेल है तभी वो लिविंग है, और सेल है तो मेटाबॉलिज्म चलेगा ही चलेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन चलेंगी चलेंगी। ठीक है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर क्यों है? क्योंकि सेल जो होती है वो एक लिविंग का फीचर होता है, सेल में ही मेटाबॉलिज्म चलती है। समझ रहे हैं? इस चीज़ को ध्यान समझिए। मैंने क्या बोला? अगर मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म कहाँ चलती है? सेल के अंदर। सेल है तभी ये मेटाबॉलिज्म चलेगा। सैकड़ों हजारों किस्म का रिएक्शन कभी चलेगी जब सेल रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं, सेल के अंदर ही चलती है, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? डिफाइनिंग होना चाहिए ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बॉडी में सेल है उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो चलेगा, और मेटाबॉलिज्म है तो सेल है। ठीक है, सॉरी सेल है तो मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और सेल है तभी बॉडी लिविंग बोली जाएगी, क्योंकि तभी तो मेटाबॉलिज्म चलेगा। मेटाबॉलिज्म है तो लिविंग हो गया। समझ में आ रहा है? इससे दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि सेल है तो मेटाबॉलिज्म चलेगी ही चलेगी। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म चूँकि लिविंग का फीचर है, इसका मतलब सेल भी लिविंग का फीचर है। ठीक, सेल में साइटोप्लाज्म होना जरूरी है, क्योंकि साइटोप्लाज्म है तभी मेटाबॉलिज्म चलेगा। अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो एंजाइम कहाँ रहेगा? वाटर ही नहीं है, क्योंकि बॉडी में रिएक्शन को चलाने के लिए वाटर की नीड पड़ती है। ठीक है, वाटर नहीं है तो रिएक्शन नहीं चलेगा। तो ये हो गया। आप देखिए अगली बार आपको कॉन्शियसनेस बताना है, पढ़ के आइएगा थोड़ा सा, आज थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, अगली बार आपको टाइमली चलेगा। अगली बार क्या पढ़ के आएंगे? कॉन्शियसनेस पढ़ के आएंगे। उसके बाद जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग में, बायोडाइवर्सिटी, नॉमेनक्लेचर, ठीक है, बायोनॉमियल, नॉमेनक्लेचर, ये सब पढ़ के आएंगे। बुक से एडवांस पढ़ के आएंगे तब समझ में आएगा। चाह करके तो क्वेश्चन लगाइए, एक बार पढ़ने के बाद